नमस्ते नमस्ते सर, प्लीज़। थैंक यू मैम। श्रेया, Yes, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम श्रेया बारंगे है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बैतूल से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने बीएससी ऑनर्स किया है केमिस्ट्री में, एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने 1.5 वर्ष के लिए इन्फोसिस में एज अ बिज़नेस एनालिस्ट जॉब भी की है। अभी मेरा चयन 2019 एमपीपीएससी में अधीनस्थ लेखा सेवा के तहत इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए हुआ है। तो मैं अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, जी मैम। आपने एमबीए किया है। यस मैम। पीजी जो है आपका एमबीए है एचआर प्लस मार्केटिंग में जी है। मैम। मार्केटिंग की P4 पॉलिसी आपको पता है? यस मैम। जी। मैम 4 P's जो है वो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ओके, उसका हमारे मोदी सरकार से कोई लेना देना है? यस मैम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो लॉन्च होती है वो इस बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को हम एचआर tackle कर पॉलिसीज सकते में चेंजेस होने चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। हैं। यस मैम, डेफिनेटली होना चाहिए। रिफॉर्म्स तो या द नीड ऑफ द आवर मैम, होना चाहिए समय के साथ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो श्रेया, आपको क्या आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए बनी हुई हैं? मैम, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ और मैम एम्पैथेटिक हूँ। मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो अच्छी है। साथ ही मैम मैं फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हूँ, मुझे लगता है इसलिए मैं। और मैम लोगों के बीच में रहना, उनसे बातें करना वो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी होता है कि ज़्यादा इमोशनल पर्सन जो होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, बल्कि जो लोग हैं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जी मैम, दैट्स वाई मैंने बोला इमोशनली स्टेबल हूँ मैं। मैनेज कर लेती हूँ इमोशंस को विद गुड रैशनैलिटी मैम। अच्छा, आप भी एक्सेलेंस कॉलेज से हैं? जी जी। अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ मिला है? नो सर, अभी तो ट्रेनिंग ही चल रही है। कहाँ चल रही है आपकी ट्रेनिंग? सर यहाँ पर पर्यावास भवन में हमारा आयुक्त कोष एवं लेखा का ऑफिस है, जी। 5th फ्लोर पे, वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, अभी वित्त मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? सर श्री जगदीश देवड़ा जी है। अच्छा, क्या काम होता है ये सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी का? सर जो विभागों के जो आंतरिक ऑडिट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स जो होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सर दूसरा, अगर हमारे कुछ सब ट्रेजरीज है वो तो एजी करता है ना? सर ये जो इंटरनली अगर हमें करना है, हाँ। कोई विभाग है उसमें हमें पोस्टिंग दी जाती है, उसके जो इंटरनल चीज़ें हैं बताइए वो आप। देखना है। अगर ये सर कोई रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या फिर सर आर्थिक तौर पे अगर कोई भी कमियां हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं सर। अच्छा, और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था एमपीपीएससी का जो आप इंटरव्यू देंगी? नो सर, 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। 2020 का मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और ये 21 का मेरा सर तीसरा प्रयास तो है। 19 वाले में आप सिलेक्ट हुई हैं जी जी। एआईएओ के ऊपर पे? जी जी सर, है ना? जी। अच्छा, चलिए, और आपने अभी अपनी रुचियों में हिंदी फिल्म देखना, जी तो कोई पसंदीदा हिंदी फिल्म बताइए, कौन सी आप? सर, मैंने हाल ही में मूवी देखी है 12th फेल। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मुझे अच्छी भी तो लगी। पर फिल्म आई तब तक तो आप मेंस इंटरव्यू सब लिख ही चुकी थी, तब तो वो। सर लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और मैं आगे भी प्रयासरत हूँ सर। तो यही आपकी पसंदीदा फिल्म है? सर पसंदीदा फिल्मों में सर 3 इडियट्स भी मुझे पसंद है। और सर एक सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आई थी आमिर खान की, वो भी मुझे अच्छी लगती है। तो आमिर खान तो सीक्रेट सुपरस्टार था ही नहीं उसमें। सर वो उनकी जो बेटी जो जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, क्या नाम है उनका? सर उनका नाम सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उनका नाम। आपने पसंदीदा में जिक्र किया तो पूरा जी जी पूछना सर, लाजमी मैं है। वो जी सर मैं हीरोइन का नाम अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। क्योंकि सीक्रेट सुपरस्टार तो वही रहती है, आमिर खान तो ऐसे हाँ साइड। सर, सही बात है सर, मैं जाके देखूंगी उनका नाम। मूलतः आप आमिर खान समर्थक हैं क्या, नो एक सर। एक्टर के तौर पे? नो सर, नो सर, नो सर। 3 इडियट भी पसंद है। 3 इडियट के निर्देशक कौन थे? सर राजकुमार ईरानी सर है। अच्छा, राजू हिरानी थे। हाँ जी, yes, sir। अच्छा, तो श्रेया, आप जैसे आपका ये जो लाडली बहना योजना है, जी इसके बारे में क्या ख्याल है? क्रिटिकल एनालिसिस। जी जी।
सर मेरे विचार में सर ये फीमेल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। सर इससे महिलाओं को अपना जो एक इकोनॉमिकली सोशली आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ऐसा मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिली है। वो अपने डिसीजंस खुद ले पाती है अगर उन्हें कोई स्टार्टअप खोलना है, या फिर अगर उन्हें छोटे से छोटे अपने बच्चों की पढ़ाई से 1200 रुपये में क्या स्टार्टअप खोलेंगे? जी सर, जो सेविंग्स होती है अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर, अगर अपने हेल्थ पे उन्हें कुछ खर्चे करने हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो उन्हें अपने हस्बैंड पे या अपने फादर्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, तो ये 1200 करके आप चूंकि अभी वित्त विभाग में ही पदस्थ हैं, तो कितनी बड़ी राशि हो जाती है? प्रदेश के ऊपर तो भार बन जाता है, और ये पैसा तो हम बांट ही रहे हैं, लौट के भी नहीं आना किसी सूरत में, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। तो ऐसे फाइनेंस का पार्ट है अभी फ़िलहाल, तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा लुटाने वाली योजना है? ऐसी योजनाओं को बढ़ावा ही मिल रहा है इससे? सर डेफिनेटली सर फाइनेंशियल बर्डन तो आया है इस स्कीम से, पर सर साथ ही साथ जहां महिलाओं की बात करें, क्योंकि सर वो हमारी पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है, तो सर अगर उनका एम्पावरमेंट हो रहा है अगर इकोनॉमिकली या सोशली, तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। और कहीं ना कहीं वो तब तो सरकार ने 5000 रुपये देना चाहिए महीने का, यदि उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो। सर वो धीरे धीरे वो सर विचार कर रहे हैं उस पर, बट सर क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो इकोनॉमी में भी अपनी भागीदारी दे रही है। अच्छा। इस चीज़ से तो थोड़ा बहुत रिटर्न्स तो मिलते हैं सर इस स्कीम से भी। और प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुझान आपका आरंभ से ही था? सर यस सर, आराम से बस अब सर स्कूल टाइम से ही था। स्कूल टाइम से ही था। तो आपने तैयारी कब शुरू कर दी थी? सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2017 में, उसके बाद 2018 से मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो ये आपने जो MBA डिग्री की है, क्या उसी दरमियान हासिल की, या ओपन लर्निंग होती है, क्या होता है? सर यस सर, मैं सर 2019 में जब MPPSC में थोड़ी इरेगुलरिटीज़ मुझे लगी, और सर मुझे लगा कि एक स्ट्रॉन्ग करियर बैकअप भी ज़रूरी है, तो मैंने MBA को एज अ गुड बैकअप ऑप्शन चूज़ किया सर। तो वर्तमान में आप यहाँ पदस्थ हैं जी और इन्फोसिस में आपका अनुभव है, बैडमिंटन में आपकी रुचि है। जी सर। बैडमिंटन में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है? सर बैडमिंटन का वर्ल्ड फेडरेशन होता है। टूर्नामेंट? सर टूर्नामेंट सर ऊबर, जिसकी प्रतिष्ठा टेनिस में विंबलडन की भांति है। सर ऊबर कप होता है मेल का, और विमेन का होता है सर थॉमस कप होता है मेल का, और ऊबर कप होता है फीमेल का। ऑल इंग्लैंड नहीं होता क्या? यस सर, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। हमको तो ये पता था कि विंबलडन है, बैडमिंटन का ऑल इंग्लैंड इक्वल है दोनों। ओके सर, सॉरी सर। हिंदुस्तान से ऑल इंग्लैंड कोई ने जीता है? यस सर। किन्ने? सर प्रकाश पादुकोण सर ने और फुलेला गोपीचंद सर ने जीता अच्छा। है। दीपिका पादुकोण के भाई हैं ये? नो सर, उनके फादर है। अच्छा। प्रकाश पादुकोण सर। तो मतलब आपकी फिल्मों की और बैडमिंटन की अभिरुचियाँ दोनों जुड़ गई आपस यस में। सर। और हिंदुस्तान में प्रकाश पादुकोण के अलावा भी और कोई नहीं जीता है ये? सर फुलेला गोपीचंद सर ने जीता है। अच्छा। यस सर। श्रेया, यस सर। अपने नाम का अर्थ बताइए। सर मेरे नाम का अर्थ होता है शुभ, समृद्ध, या इंग्लिश में कहे तो ऑस्पिशियस। शुभ, शुभ का मतलब क्या है? शुभ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर शुभ मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे हमारी जीवन में सर लक जिसको बोलते हैं सर, खुशी आए, या हमारा जीवन अच्छी चीज़ों से भर जाए सर, शुभ। ओके, एक प्राचीन दर्शन है ना, आजीवक संप्रदाय, जी सर, आजीविका सेक्ट। यस सर। ओके, तो आजीवक संप्रदाय में भी यही लक पे डिपेंड चीज़ें मानते थे वो, है ना? जी। आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर मुझे बस इतना याद आ पा रहा है कि मक्काली घोषाल सर, मखली घोषाल जी शायद ओके। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था सर, बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं उनके समय पर कुछ और लोग भी थे क्या जो बड़े फेमस रहे हैं बाद में है। जाके? जी जी सर, शायद सर अगर मैं गैस करूँ तो गौतम बुद्ध जी और महावीर जी उस टाइम पे थे। अच्छा। श्रेया, बैतूल में घोड़ा डोंगरी, जी है ना, सत्याग्रह हुआ है, तो कौन लीडर था उसका? सर गंजन सिंह कोरकू जी थे उसके लीडर। गंजन सिंह कोरकू। जी। ठीक, तो फिर क्या हो गया था, इंसिडेंट क्या हो गया था? पुलिस ने गोलियां चला दी थी, ऐसा क्या कुछ हुआ था कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी? सर बेसिकली ये जो इंसिडेंट था वो फॉरेस्ट लॉस के अगेंस्ट एक जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में,
सर क्योंकि सर ये एस्केप कर रहे थे, पुलिस के पकड़ाई में नहीं आ रहे थे, कुछ 100-200 लोग के कुछ करीब लोग थे। मारे गए थे। जी जी सर। कौन कुछ, था उसमें सर सही? कोमा गोंजी थे एक। कोमा। जी बाकी Okay. सर मैं और नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है अंग्रेजों के समय? सर सर मैं अभी नहीं, सर 1870 शायद सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। थोड़ा सा और सोच सकते हैं आप। सर सॉरी सर, मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके ठीक। आप नाग मंदिर के पास मालवीय वाट है ना, ये क्या है? खंजनपुर। खंजनपुर। जी। ठीक है। ओके, मदन मोहन मालवीय के बारे में जानते हैं आप कुछ? यस सर। हाँ, मदन मोहन मालवीय का क्या योगदान रहा है हमारे लिए? सर सबसे पहला तो सर मैं अभी जो याद कर पा रही हूँ कि इन्होंने BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी योगदान उनका रहा है, उन्होंने ही किया था क्या सर। योगदान रहा? सर मुझे बस इतना ही पता है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था उनका Okay. BHU का। सर साथ ही साथ इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी योगदान दिया है। और सर एक और चीज़ मुझे जो पता है कि उनको भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया है। कब किया गया भारत रत्न? सर पॉस्ट्यूमसली किया गया है, बट ईयर मुझे सर अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा जी सर। ठीक है। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? सर और फर्स्ट टाइम किन को दिया गया? सर 1950 पहला साल था जब भारत रत्न दिया गया था। 1950। थोड़ा गलत जा रहे हैं आप। सॉरी सर, शायद सर मैं इसमें एग्जैक्ट ईयर में श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। 53। श्रेया, हम देख रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में जो यूनाइटेड नेशन उसका सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, Yes, sir. उसमें शामिल होने के लिए वो कुछ काम कर रहा है, ठीक। तो भारत ने एक कॉफ़ी क्लब बनाया है, G4 बनाया है। G4 कंट्री, तो G4 में कौन कौन से देश आते हैं? सर मुझे भारत का पता है, मुझे जापान का पता है, बाकी सर 2 राष्ट्रों का मुझे नहीं पता सर। अच्छा, आपको लगता है क्या कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए? यदि हाँ तो फिर क्यों? सर मुझे लगता है कि भारत को मेंबर होना चाहिए। सर इसके तर्क ये है कि पहला तो ये कि क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर था UN का, कहीं ना कहीं सर ये भागीदार बनने के लायक है सर। दूसरा ये कि हमारा जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम अभी, और जो इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे जो एक से है, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है या इंडिया का जो एक रिलेशंस है वर्ल्ड ऑर्डर में, सर मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे हैं अभी के समय में। मुझे लगता है अभी सर रूस भागीदारी। यूक्रेन वार जो चल रहा है उसमें इंडिया की क्या भूमिका है? सर इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है इसमें। सर इंडिया चाहता है कि पीस इस्टेब्लिश हो दोनों नेशंस के बीच में, और थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो चाह रहा है कि 2+2 डायलॉग डिप्लोमेसी होती है, बता सकते हैं क्या है? सर मैंने सुना है बट एग्जैक्टली नहीं पता सर इसके बारे में। ओके। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट है ना, किसके बीच हुआ और उसमें कुछ प्रावधान है यदि आप बता सकते हैं? माफ़ कीजिएगा सर, नॉलेज नहीं है सर इस बारे में। ठीक। श्रेया, इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन करोगे? सर इंटेग्रिटी मतलब व्हेन यू व्हाट यू से, व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक आर इन कॉन्सोनेंस, या फिर अगर वो तीनों चीज़ें लाइंड अप है कि सर एक कंसिस्टेंटली अगर आप ऑनेस्टी का शोकेस कर रहे हो तो वो इंटेग्रिटी है सर मेरे लिए। आपने कहा था कि आप सत्यनिष्ठ भी हैं, जी सर। तो कैसे, एक एग्जाम्पल की बता सकते हैं? सर जो रोज़ का एग्जांपल है कि सर मैं सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करती हूँ, अच्छा। ये इंटेग्रिटी है मेरी। और सर आप सारे रूल फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? यस ओके, तो ये रूल आप ही फॉलो करते हैं कि आप दूसरों को बोलते भी हैं सर, मैं follow करने बिल्कुल के लिए? बोलती हूँ, मैं मोटिवेट तब करती होगा हूँ। इंटीग्रिटी, अच्छा ओके सर। है ना, तब इंटीग्रिटी होगा। हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ या इंटीग्रिटी हूँ, जी मेरे अंदर है, ठीक। आपको दूसरों को बोलना पड़ेगा। सर मैं बोलती हूँ जब भी, जैसे अगर मैं अपने भाई के साथ हूँ या मैं अगर ऑटो में बैठी हूँ तो मैं सर कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं अभी मत चलो, अभी सिग्नल है ऐसा। ओके, और न्यूट्रलिटी क्या है? सर न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे सर। अगर कोई सिविल सर्वेंट है सो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए सर सिविल सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे, और पब्लिक सर्वेंट किस धारा के अंतर्गत आता है? सर पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा ऑफिशियल है जो गवर्नमेंट एजेंसी के तहत काम करते हैं, जनता की सेवक होते हैं,
और उनका जो प्राइमरी एम होता है वो जन भावना या जन सेवा ही रहता है। और सर बाकी मुझे ये नहीं पता कि वो किसके तहत आते हैं सर। अच्छा, धारा 144 जी। बता सकते हैं आप क्या होती है? यस सर, ये सेक्शन सर आईपीसी की एक धारा है सर, एक बार फिर से क्लियर करिए, आईपीसी या सीआरपीसी सेक्शन या दोनों में ही धारा 144 होती है? सीआरपीसी की धारा सर, सीआरपीसी की धारा 144 सर, मैंने यही पढ़ा है कि नहीं, मुझे ये बताइए आईपीसी में भी धारा 144 होती है क्या? सर होती होगी सर, मुझे नॉलेज नहीं है ओके, exactly। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 144 बता दीजिए। सर इसका एम होता है पीस और पब्लिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना। Okay। जहाँ भी ऐसा लगता है कि आगे स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती है, दंगे हो सकते हैं या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ पर जो वहाँ का डीएम है उस जिले का, उसके पास पावर रहती है कि वो धारा 144 को लागू कर सकता तो है। यदि कोई बात नहीं मानता है तो फिर उस पर कितने सज़ा होगी? ये सर सज़ा के प्रावधान है, पर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर कितने साल की सज़ा है। ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग है ना? यस सर। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करिए। सर ह्यूमन रिसोर्स किसी भी पॉपुलेशन का वो पोर्शन है या वो पार्ट है जो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जनरली वहाँ की जो लेबर फोर्स है। अभी केंद्र सरकार कौन सी योजना चला रही है इसको ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए? ऐसी 2 योजनाएं बता दीजिए। सर पहला तो है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, ओके। सर दूसरा है कौशल विकास योजना, कहीं ना कहीं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कौशल विकास किया जा रहा है। जी सर। दूसरी योजना सर उद्यम क्रांति योजना भी है सर एक। ये स्किल इंडिया मिशन का टारगेट क्या है? सर स्किल डेवलपमेंट करना है, बट सर टारगेट क्या है? कब तक हम अचीव करना चाहते हैं? कितने लोगों को हम स्किल प्रोवाइड कराना चाहते हैं? माफ़ कीजिएगा सर, अभी नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। ओके, ठीक है श्रेया, ओके। थैंक यू। अजय सो आपका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? मैम मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? मैंने जो फील किया वो हम सब ने एक्चुअली फील किया कि आप कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना, उस पर काम करें, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि वो आपके जेक्चर पे दिख रहा था। हाँ, जैसे क्या था कि सपोज टू बी कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया और वो आपको नहीं आया, तो आपके चेहरे पे बहुत लाइट था कि ओके मैं ऑलरेडी कहीं तो दिख रही हूँ ना, है ना, ऐसा वाला एक फील आया आपके। ठीक है कि फिर तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इधर पे जाना है या इधर पे जाना है, लेकिन जो प्रीवियसली आप सेलेक्ट हो कहीं पे वो आपके ऊपर हावी हो गया, तो इस चीज़ को अपन को थोड़ा सा ध्यान बट रखना मैम वही होता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर आप उसमें अगर परेशान वाला एक इमोशन दिखाओगे तो वो भी गलत है। हाउ टू हैंडल दैट? हाँ, तो परेशान वाला भी जेक्चर हमें नहीं देना कि यार मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज मैं पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए यहाँ पे अपीयर हुई हूँ, तो वो एक ग्रेटिट्यूड वाला जो एक फीलिंग है ना, वो हमें बोर्ड के सामने रखनी पड़ेगी। कि अगर एक सिंगल पोस्ट भी बनी है तो वो मेरे लिए बनी है, यार मैंने उसके लिए पढ़ाई की है। अभी भूल जाओ कि अपन वहाँ पे अपीयर हुए थे और सेलेक्ट हो चुके हैं, भूल जाओ भी उसको, है ना? ये हम सब ने फील किया। ये तो शायद सही भी बोल रहे हो आप, थोड़ा सा तो एक चेंज आ जाता है। आता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन सेफ हो गए। सर बताएंगे ताकि तो ये सेफ होने वाला भाव नहीं रखना अपने को, ठीक है। बेसिकली क्या है कि थोड़ा और अध्ययन अभी करते रहे निरंतर। कब है इंटरव्यू आपका? 30 अप्रैल। हाँ, तो 15 दिन जितने भी दिन है अपने पास उसमें अपन अध्ययन करते रहे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे तो बहुत साधारण क्वेश्चन थे, उनका एक्यूरेट जवाब आना था, पर जो रहता है ना कि यार एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस कारण हम लोग थोड़ा अपने आप को लूज छोड़ देते हैं, तो अपने को लूज नहीं छोड़ना है। इस बात पे नहीं रुकते हुए से एक पड़ाव माने मंजिल पहुंचना है तो मेहनत करते हैं। बाकी सब ठीक है, आपने पहले बोर्ड फेस किया है तो आप जानती ही हैं, है ना, तो अपना थोड़ा और 15 दिन में ग्रैब करें। करंट में आसपास जो चीज़ें घट रही हैं या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप यहाँ जवाब देने में अटकी हो, तो ये हो सकता है ऐसे जुड़े प्रश्न आते हैं, तो उन्हें और ठीक करने का प्रयास करें। बाकी शुभकामनाएं आपको।
श्रेया, देखो पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी हैं, है ना। नॉलेज अच्छा है, ठीक, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है ना। आप जब आंसर देते हो स्माइल भी करते हो, आई कांटेक्ट भी प्रॉपर है, ठीक। नेगेटिव सिटिंग पोजीशन ठीक नहीं है, आप ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि कैजुअल ठीक है। थोड़ा सा जी जी, आगे पीछे बैकवर्ड सा और थोड़ा सा, है ना। अभी भी आप टिके हुए हैं। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है बहुत ज़्यादा। यस बिल्कुल, ये पोजीशन से चेयर पे इधर वाली टिकेगी पीछे, हाँ, मेरे को सही तो बोला। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है। दूसरा ना, मतलब कहीं ना कहीं आप जब आंसर दे रहे हो तो उस आंसर में लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो आपको लगता है वही सही है, ठीक। तथ्यात्मक प्रश्नों में ये चल जाता है, ठीक है ना। तथ्यात्मक मतलब जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हाँ कि चलता है। 19 तारीख है तो 19 ही है, ये तो श्योर है क्योंकि अपने जब हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर हम यस या नो समथिंग क्वेश्चन पूछते हैं उसमें एक विनम्रता का भाव दिखना चाहिए, ठीक है, बैलेंस दिखना चाहिए। तो मुझे वो लगा कि वही जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर तो आ रहा है, साथ ही साथ आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हो उसमें भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हमें हमेशा वो शब्द कहना है जो ऐसा मान लगे कि बिल्कुल यार मैं जो कह रही हूँ बस वही सही है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है, ठीक, किसी का एटीट्यूड सिमिलर नहीं होता है, ठीक। तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखें, बाकी गुड है सब कुछ, है ना। ओके, है ना, गुड लक आपके लिए। शुभकामनाएं।